ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएल सर्च चैनल। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर दिया है बेटा। अभी भी आपके दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज 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 उनको बोलिए कि फटाफट चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और खाली शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जो क्या करते हैं, वीडियो भगा भगा के देखते हैं या तो फिर वीडियो के बीच में ही सो जाते हैं। ऐसा मत करना प्लीज। अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए तो कंप्लीट पूरा वीडियोस देखो, ठीक है। तो ये देखो, ये सब हमने पहले देख लिया है, लेकिन फटाफट हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा, तो हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स एक्ट जो इंडिया का है, क्योंकि हम रहते कहाँ पे, इंडिया में रहते हैं। तो कौन सा टैक्सेशन सिस्टम आना चाहिए बेटा, तो इंडिया का आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने वही देखा था कि टैक्स डिवाइडेड टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है, कस्टमर पे करता है। और कस्टमर को कस्टमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर मतलब जो कष्ट लेके मरता रहता है, दैट्स कॉल्ड कस्टमर, है ना, जोक्स ऑफ द पार्ट। फिर क्या होता है बेटा, वाई आर टैक्सेस लेविड, टैक्सेस क्यों लगाते हैं, तो टैक्सेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर फुलफिल करना है, कंट्री चलाना है, देश चलाना है। अगर एक घर चलाना है तो बजट चाहिए, तो देश चलाना है तो उससे बड़ा बजट चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो थ्रू टैक्स। फिर हमने क्या पढ़ा था, पावर एंड लेवी ऑफ टैक्स। दो लोग होते हैं जो टैक्स को बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये दोनों मिलके बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद वो एक्ट को फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट फिर हमने बेटा क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था कि 3 लिस्ट होते हैं, और ये सारे चीज हमने कहाँ से उठाई थी, तो इनकम टैक्स लॉ बना कैसे, तो ये 1 2 3 4 5 चीजें मिला के, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड होल इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है, ओके। इट कंटेन इन फोर्स इन 1 अप्रैल 1962। It contains the section 1 to section 298 and schedule 1 to schedule 14। अब बेटा आगे देखो, आगे नेक्स्ट है हु इज असेसी। अभी देखो, कब के हम इनकम टैक्स तो बोल रहे हैं, तो इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं असेसी। क्यों असेसी इतना इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं बेटा। देखो, असेसी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा पे करता है, गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है, असेसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इंसान गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, क्या पे करता है बेटा, टैक्स पे करता है, उसको गवर्नमेंट क्या बोलेगी, असेसी। असेसी इज अ पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो हमारे लिए असेसी कौन होते हैं, तो देखो असेसी मतलब ये सारे लोग, जैसे कि असेसी मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मैं, आप, हम सब लोग, हेमल सर, ये सब असेसी में कवर होते हैं, तो दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज एचयूएफ। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन पे भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, अरे भाई गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, सब पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। कौन सा रूल, इनकम टैक्स एक्ट। फिर कौन होता है बेटा, फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। फिर एओपीएन बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट। फिर बेटा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब कोई ट्रस्ट हो गया, बीएमसी हो गई, उस पर भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, इस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ये सब चीज़ों को हम बाद में वापस से डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी, कहाँ ना कहाँ आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ये तो जस्ट मुझे आपको बताना था कि एज पर द इनकम टैक्स असेसी मतलब कौन, तो असेसी मतलब पर्सन, अ पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड असेसी। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर पर्सन मतलब कौन होते हैं, तो ये सारे लोग एज पर द इनकम टैक्स पर्सन होते हैं, इन पे इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। अब बेटा आगे देखते हैं, व्हेन टू पे टैक्स, ये टैक्स हम कब पे करेंगे, तो टैक्स इज पेबल बाय असेसी व्हेन नेट टैक्सेबल इनकम। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बेटा, तो नेट टैक्सेबल इनकम। चलो, गवर्नमेंट को टैक्स कब पे करना है, व्हेन योर नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन क्या, बेसिक एग्जेम्पशन। व्हेन योर नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन क्या, बेसिक एग्जेम्पशन, ठीक है।
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब कितना, तो 2,50,000। अब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि बेटा पहले तू खुद तो बढ़ाओ, पहले तू खुद का खर्चा उठा, तेरी फैमिली का खर्चा उठा, अगर वो उठाने के बाद तेरे पास कुछ पैसा बचता है देन यू हैव टू पे द टैक्स। मतलब 2.5 लाख रुपया अगर कोई इंसान पूरे साल में कमाता है तो उसको इन इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी भी इंसान का इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो ही उसे टैक्स पे करना है। बिलो 2,50,000 होगा तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इफ़ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू ₹2,50,000 देन यू शुड नॉट पेबल टैक्स टू द गवर्नमेंट। आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा टैक्स? तो बेटा डायरेक्ट टैक्स। हाँ, याद रखना, अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी डायरेक्ट टैक्स। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स कब एप्लीकेबल होगा? वेन एवर योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट विल बी क्रॉस, वेन एवर योर इनकम क्रॉस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो अभी आपको बहुत बार क्वेश्चन आएगा, इन इंडिया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज डैश। चलो डैश में क्या लिखोगे? तो 2,50,000। ठीक है, ये 2,50,000 को भूलना मत, कभी ना कभी कहा ना कहा फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन में ये आ जाएगा। अब देखते बेटा, देखो टाइप्स ऑफ द टैक्स, कितने टाइप के टैक्स होते हैं? तो टोटल देयर आर द 2 टाइप ऑफ टैक्स। आपको स्क्रीन पे भी दिखता होगा कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। नॉर्मली 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलो अब देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कितने हेड्स ऑफ इनकम है बेटा? तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। 5 हेड्स ऑफ इनकम मतलब, तो देखो हेड्स ऑफ इनकम बोला मैंने, क्या बोला बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। मतलब एक इंसान ये 5 तरीके से पैसे कमा सकता है। नंबर 1 IFS, नंबर 2 IFHB, नंबर 3 IFBP, नंबर 4 IFCG एंड नंबर 5 IFOS। अब आप बोलोगे सर ये IFS क्या है, IFHB क्या है, IFBP क्या है, IFCG क्या है और IFOS क्या है? ये हम देखेंगे डिटेल में। जस्ट 2 मिनट्स के लिए रुक जाओ, पहले समझो। डायरेक्ट टैक्स के 5 हेड्स है और इनडायरेक्ट टैक्स में 2 ही पार्ट है। नंबर 1 GST, नंबर 2 कस्टम एक्ट। GST मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेन एवर यू परचेस एनी गुड्स, वेन एवर यू अवेल एनी सर्विस, मतलब अभी जो आप घर पे एंजॉय करके पढ़ रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम? सर्विस। अगर आपको भूख लगी, आप होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया और एक बिल आया, वो बिल पे कुछ टैक्स लिख के आएगा, द टैक्स कॉल्ड इज GST। ठीक है। एंड कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट कब एप्लीकेबल होगा? वेन एवर यू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम फॉरेन और यू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इट्स कॉल्ड कस्टम। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं क्योंकि अभी हमें क्या पढ़ना है बेटा? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तो चलो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट टैक्स में जो 5 चीजें होती है, जो 5 हेड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। नंबर 1 सबसे पहला हेड ऑफ इनकम क्या था? IFS। IFS मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। IFS मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। IFHB मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। IFBP मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। IFCG मतलब क्या होता है बेटा? तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड लास्ट वन इज IFOS। उसका मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ नॉलेज लेते, बाद में हमको इंडिविजुअल सबके क्या पढ़ने हैं डिटेल में टॉपिक्स। ठीक है। तो नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप कोई भी पैसा कमाते हो जॉब करने के बाद, तो वो पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी होने के लिए 2 रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। नंबर 1 मास्टर एंड सर्वेंट और नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर मास्टर एंड सर्वेंट वाला रिलेशन है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में कवर हो रहे हो, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम सैलरी।
सैलरी देखा गया है कि नॉर्मली सैलरी कैसे मिलती है बेटा, तो मंथली बेस पे मिलती है। मंथली बेस पे जो एक फिक्स इनकम आपको रिसीव्ड होता है दैट्स कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। और उसमें क्या होना चाहिए, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर हम देखते हैं IFHP। IFHP मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना फ्लैट या अपना घर भाड़े पे देते हैं, रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। किसी इंसान के पास समझो कि 10-12 फ्लैट है, उसने 1-2 फ्लैट अपने लिए रखे, बाकी के सारे फ्लैट क्या किए बेटा, तो लेट आउट किए। क्या किए, लेट आउट किए। लेट आउट वर्ड का मतलब क्या होता है, लेट आउट मतलब भाड़े पे देना। किसको भाड़े पे दिया है, तो भाड़ोतरी को। भाड़ोतरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बेटा टेनेंट। याद रखना, लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी टू द टेनेंट, और वो टेनेंट ने जो आपको प्रोवाइड किया है रेंट, इट इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेड आता है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सब जो आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस चल रहा है, आपने कोई ग्रोसरी शॉप स्टार्ट किया है, आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है, या तो आप कोई प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हो जहाँ पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, कोई कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, वो सब लोग प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। और वो फीस कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है IFCG। IFCG मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स मतलब क्या, आपने शेयर्स बेच के पैसा कमाया, ठीक है, आपके पास बहुत पुराना कुछ गोल्ड था, वो बेच दिया आपने, और आज गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको कुछ बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होता है या तो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, वो जहाँ पे टैक्सेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में नॉर्मली आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है इट इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे इन चैप्टर नंबर 4। एंड लास्ट चैप्टर है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनी इनकम विच इज नॉट कवर इन फर्स्ट 4 हेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी कोई भी इनकम जो पहली 4 हेड में कवर नहीं होती है। एनी इनकम विच इज नॉट कवर अंडर फर्स्ट 4 हेड्स आर टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। याद रखना, एनी इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल इन फर्स्ट 4 हेड। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट हेड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। आपको यही सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे याद रखोगे वो मैं सिखाऊंगा, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। बट आप पहले समझो, ऐसी कोई भी इनकम जो पहली 4 हेड में कवर नहीं होती है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसमें सर कौन सी इनकम आएगी, वक्त आने पे मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन या आफ्टर कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ द 5 हेड्स। एक बार ये 5 हेड से इनकम मिल जाए तो सारी इनकम को हमें ऐड करनी है। वो ऐड करने के बाद कुछ डिडक्शन लेंगे, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे विच कॉल्ड इज टोटल इनकम, और उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, टोटल इनकम, या तो फिर नेट टैक्सेबल इनकम का स्टेटमेंट। तो देखते हैं वो स्टेटमेंट दिखता कैसे है। देखिए तो स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द असेसी। यहाँ पे मैंने मेरा ही नाम लिखा है, डॉक्टर प्रोफेसर रौनक गामी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है मेरा, तो 23-24। प्रीवियस ईयर मतलब जो ईयर बीत गया हो, जो ईयर बीत गया हो, और जो ईयर चालू है, वैसे 2 ईयर होते हैं। जो ईयर बीत गया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर। जो ईयर में आप टैक्स पे करते हो, जहाँ पे आपका असेसमेंट हो रहा है, जहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो रहा है, वो ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। द वर्ड असेसमेंट मीन्स टू कैलकुलेट। हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम पे कितना टैक्स भरना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता था, तो 1 अप्रैल 2023 एंड एंड्स विद 31 मार्च 2024। देन असेसमेंट ईयर स्टार्ट विद 1 अप्रैल 2024 एंड एंड विद 31 मार्च 2025। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर में 24-25 कर लेना, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या है तुम्हारा, 24 एंड 25, 24 एंड 25, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस ईयर तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा 23-24, असेसमेंट ईयर आएगा 24-25। उसके बाद लिखना होता है असेसी का पैन कार्ड नंबर,
और फिर आप स्टार्ट करोगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। एक बार पूरा स्टेटमेंट देख लो, देखो दिख रहा है बेटा अच्छे से, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ये हमें पढ़ना है पूरा। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम बोलो या स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम बोलो, ठीक है। हाँ देखिए अभी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो पहले वो लिखिए, फिर आप लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है तो वहाँ पे कुछ अमाउंट लिखिए। फिर आप लिखोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, देन आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारी इनकम को क्लब करने के बाद, ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, GTI। बड़ा GTI क्या होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से गवर्नमेंट आपको कुछ खर्चे डिडक्ट करने का मौका देगी, वो खर्चों को क्या बोलेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अगेन आई एम रिपीटिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से में आप क्या पढ़ेंगे, ATC, ATCCC, ATCCD1, फिर ATU पढ़ेंगे, ATD पढ़ेंगे, ATDD पढ़ेंगे, ATDDB पढ़ेंगे, ATE पढ़ेंगे, ATTTA एंड TTB। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बट इन TY BCom नॉर्मली तुमको यही सेक्शंस आएंगे, ठीक है। फाइनली आपको मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम, और ये जो नेट टैक्सेबल इनकम आया उस पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो अभी हमको देखना है कि ये फॉर्मेट हम याद कैसे रखेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले TY BCom क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे, तो जॉब करोगे, तो दैट्स कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे ही जॉब कंप्लीट किया, आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होगा, तो घर वाले क्या चाहेंगे कि इसके हाथ क्या कर दो, पीले कर दो। तो उसके लिए क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप घर बसा लो। जैसे ही घर बसाओगे तो घर पे क्या आएगी, घरवाली आएगी। वो क्या बोलेगी कि कब तक किसी के अंडर में काम करेगा, खुद का धंधा ओपन कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो अपना धंधा अपना होता है, हर किसी का सपना होता है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। जैसे ही बिजनेस हो गया, हमको क्या होगा बेटा, अच्छा ही काम होगा लाइफ में। हम हमेशा क्या सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि आने वाले साल में अच्छा ही होने वाला है। ये 5 साल में तो आप भूल जाओ आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि आप क्या आ गई है, मोदी सरकार आ गई है। वो लोग बिजनेसमैन के लिए ज्यादा सोचते हैं, तो प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन। जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको इंटरेस्ट आएगा या तो डिविडेंड मिलेगा, उस पर हम क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सब होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम होने के बाद भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का आपको क्या दे दिया है, डिडक्शंस। ये सारे डिडक्शंस हम पढ़ेंगे। डिडक्शन ATC इज फॉर इन्वेस्टमेंट, ATU फॉर हैंडीकैप असेसी, ATD फॉर मेडिक्लेम, ATDD मेडिक्लेम एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, ATDD ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ सेल्फ, ATE फॉर एजुकेशन, ATTTA interest on saving bank account, and last is ATTTB interest from any but from the bank। ये सब डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। अभी के लिए तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। बेटा क्या याद रखोगे, सिर्फ 5 हेड्स ऑफ इनकम, यही सीक्वेंस में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं छोटा छोटा एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले समझो हमने कमाया 10,000 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी से। सपोज मेरा हाउस प्रॉपर्टी से आया 20,000 रुपीज़। सपोज मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन से आया है 50,000 रुपीज़। सपोज मेरा कैपिटल गेन से आया है अगेन 10,000 रुपीज़। लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आया मेरा 50,000 रुपीज़। चलो बेटा हम टोटल करते हैं, तो टोटल कितना होता है, 50 + 50 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 एंड 1,40,000। तो माई ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 1,40,000। सपोज ये सब इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए थे, गवर्नमेंट ने बोला था, वो डायरेक्शन में हमने बहुत सारे पैसे भी लगा लिए हैं, तो सपोज वो टोटल हो रहा है हमारा 40,000। देन माई फाइनल नेट टैक्सेबल इनकम विल बी 1 लाख। अब क्या मुझे ये 1 लाख पे टैक्स पे करने की ज़रूरत है, तो बेटा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, जब तक आपका नेट टैक्सेबल इनकम 2,50,000 को क्रॉस नहीं करता, तब तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स इट इज़ एग्जेम्प्ट, ठीक है। ओके, आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम में से कोई भी एक हेड,
ठीक है, वो हेड कौन सा होगा वो आपके लिए सस्पेंस है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने जो फ्रेंड्स सोए हो उनको बोलो कि प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस देखें। थैंक यू।